आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस के सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है और बहुत सारे मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन कराया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, जो कि हमारा सेट 1 में भी ऐसे ही दिया गया था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। यानी हर एक देश यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था पैसा के मामले में, क्योंकि देखिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत यहाँ पर पैसा का जरूरत पड़ता है, सेना का जरूरत पड़ता है, बहुत सामान का जरूरत पड़ता है, हथियार का जरूरत पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हर एक देश यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, आर्थिक रूप से उन लोगों को क्षति पहुंचा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जावर कौन थे। तो जावर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। ये होता है जावर। ठीक है सर, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दें। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दें। ठीक है, देखिए जीवाश्म ऊर्जा क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब के सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है या फिर जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। तो यहाँ पर एक हो गया भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, एक हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, जिसको हम लोग बोलेंगे। इनका चुनाव चिन्ह भी आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। तो राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं, जिसके कारण कई बार अनुभवहीन लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। और यही होता है वंशवाद। वंशवाद माने क्या होता है कि पहले का जमाना में क्या होता था कि जो हमारा राजा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो यही होता है कि वंश मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोला जाए, जो राजनीतिक दल है यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए अगर हम किसी बड़े पोस्ट पे है तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं भाई मेरा जो करीबी रिश्तेदार होगा, मेरा जो करीबी फ्रेंड होंगे या फिर जो मेरा करीबी होंगे, ठीक है, उन्हीं को मैं मतलब स्थान दूंगा, चाहे वो मतलब एक्सपीरियंस हो उसका या फिर नहीं, वो काम कर पाए नहीं कर पाए, मतलब उसका क्वालिफिकेशन हो या फिर नहीं हो, तो ऐसा दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए मतलब ऋण देती है। एक तो लिखिएगा, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर धन जमा लेगा और यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को लोन देगा, यानी कि ऋण देगा, कर्जा देगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है, देखिए वैश्वीकरण क्या होता है कि मान के चलिए कोई देश है, ठीक है, जब ये जो देश रहेगा ये विश्व के किसी दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करते हैं, मतलब इसका जो अर्थव्यवस्था रहेगा या विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ अगर कॉन्टेक्ट करेगा तो इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। यहाँ पर लिखा है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि जुड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश से मान के चलिए भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा कुछ भी मतलब चीज के लिए, तो ये हो जाएगा आपका वैश्वीकरण। अब यहां पर देखिए हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है यहां पर, जैसे कि अब यहां पर देखिए यहां से हमारा जो 8 नंबर से हो जाएगा, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहां पर मात्र आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जैसे कि मान के परीक्षा में कुछ भी तो यहां पर पूछा जा सकता है ना, इसलिए चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कर्ण लॉ से आप क्या समझते हैं। कर्ण माने होता मकई, ठीक है, जॉन राज इसको बोलते हैं। तो जो मकई होता है, मकई पे लॉ मतलब कानून, तो मकई पे एक कानून बना था, तो इसी के बारे में आपको बताना है कि मकई में जो कानून बना था ये कानून क्या था एक्चुअल में। देखिए होता क्या है, जो मकई होता है ना, जो मकई होता है तो मकई यानी कि जो कॉर्न है उसमें मतलब लगा दिया जाता था, वहां पर टैक्स रोक लगा दिया जाता है। तो यही होता है आपका कॉर्न लॉ, जैसे कि आप देखिए साफ साफ लिखा गया है
कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े स्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। मतलब अब बोला कि नहीं, मक्का यहां से आयात नहीं होगा। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। देखिए, मक्के का जो आयात लगाया गया, इसके लिए जो कानून पास हुआ था, उसी कानून को क्या बोला जा रहा है? कॉर्न लॉ बोला जाएगा। बहुत ही बात एकदम सिंपल है, यही हुआ, कॉर्न लॉ बोलिए या फिर मक्काई कानून बोलिए, बात एक ही हुआ। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो देखिए, मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। पर जब यूरोपियन कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हाशिए पर चले गए। देखिए एक्चुअल में क्या होता था, आप भी देखे होंगे, पहले के टाइम में जो सूती वस्त्र होते थे या फिर पहले के टाइम में अजीब अजीब टाइप का वस्त्र होता था जो हाथ से बनाया जाता था। आजकल कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो हाथ से बने वस्त्र का यूज करेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो धीरे धीरे जो सूरत बंदरगाह है ये हाशिए पर पहुंच गया, मतलब समझिए कि खत्म के कगार पर आ गया, मतलब ये लास्ट स्टेज में आ गया। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या है। तो देखिए आगे देखा जाए तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम दे। भारत में कोयला कहां कहां पाया जाता है? देखिए, कोयला राजधानी हम लोग धनबाद को बोलते हैं, तो धनबाद में तो कोयला पाया जाता है। धनबाद हमारा झारखंड में आता है। देखिए यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब में कोयला पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नदी घाटी क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से कोयला पाई जाती है। अब आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताएं। मतलब राजनीतिक दल को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। देखिए नंबर 1 क्या है कि उच्चतम न्यायालय यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। देखिए जैसे कि बोला गया है कि जो मतलब अपराधी होंगे वो मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपने संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको मतलब एक शपथ पत्र देना होगा कि आपका कितना संपत्ति है, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या होता है, पैसा बहुत कमा लेता है, जो इसको एक्चुअल में बोला जाए कालाधन हो जाता है। यहाँ पर 3 नंबर में क्या है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ये दल बदलू बड़ी खराब होता है। देखिए इसका एक मतलब आप जब क्लास 11th 12th में जाएंगे तो इसका एक कहावत है कि आया राम गया राम। ये दल बदल को क्या बोला जाता है, आया राम गया राम। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे जाइएगा पढ़िएगा, अभी पढ़िए अच्छे से तब ना आगे जाइएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पतम में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और उसकी वैधता यानी कि जो वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है। देखिए मान के चलिए कि यहां पर जो लोकतंत्र होता है, कोई भी यहां पर उम्मीदवार खड़ा हो वोट में, जब तक हम लोग उनको वोट नहीं देंगे तब तक वो जीतेगा नहीं। जब तक उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जीतेगा। लेकिन आजकल के आदमी, बहुत सारे ऐसे आदमी जो पैसा के कारण बिक जाते हैं, लेकिन वो अलग बात हुआ। खैर यहां पर ये जो चीज है इसका आंसर ये हो गया। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सर, यहां पर बहुत ही सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जैसे का हमें विकास करना है तो इसमें ऋण का मतलब लोन या फिर कर्ज बोलिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या रोल है, जैसे फिल्म जो होता है, फिल्म में हीरो होता है, हीरोइन होता है, कोई फिल्म में मतलब रोल होता है ना, जैसे कोई हीरो का रोल करता है, कोई हीरोइन का रोल करती है, कोई वहां पर गुंडा होता है। तो बस वही चीज यहाँ पर ऋण का यहाँ पर क्या रोल है। तो विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी है, उन लोग सारा काम जो करते हैं ना लोन लेकर करते हैं। जैसे हम सभी गरीब आदमी लोन लेने से डरते हैं कि नहीं भाई सूद ज्यादा हो जाएगा, देने सकेंगे नहीं सकेंगे, लेकिन बड़े बड़े आदमी लोन लेने से नहीं डरते हैं। उन लोग जितना मन तितना लोन ले लेते हैं, अपने नया कारोबार शुरू करते हैं, नया उद्योग लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, देश भी डेवलप करता है। यह भी बात है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो देखिए ऋण का क्या क्या शर्त है। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं अगर बैंक से, तो
तो बहुत कुछ लगता है, जैसे कि आपको सिक्योरिटी के तौर पर किसी कोई चीज वहां पर रखना पड़ेगा, ऋण के लिए आपको गारंटर चाहिए, बहुत सारा मतलब कागज पत्र आपका ओके होना चाहिए तभी आपको ऋण मिलेगा, तो ये सब चीज होता है। तो देखिए ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। देखिए पहला क्या है, तो ऋण लेने वालों को बैंक को अपना आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि आपका कितना इनकम है, मतलब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, जिससे कि आपको यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के रूप में। ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। अब देखिए क्या है, अब एक नियम लागू किया गया है, तो लागू क्या है नियम कि मान के चलिए कि आपको लोन लेना है, यानी कि ऋण लेना है, कर्ज लेना है, तो बैंक जाएंगे, आपको गारंटर चाहिए, गारंटर रखेंगे, और अगर आप ऋण नहीं चुका पाते हैं तो ये जो ऋण होगा आप मतलब जो आप जिनको गारंटर रखिएगा उनको देना पड़ेगा। तो ये एक नया नियम है, खैर इसको छोड़िए, आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारा यहाँ पर मात्र हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। यहाँ पर एक्चुअल में इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से लिखिएगा, खाद्य है, ठीक है, खाद्य इस प्रकार से लिखिएगा। आगे देखिए उत्तर क्या है कि खाद्य उपलब्ध पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण निम्नलिखित है। पहला क्या है कि यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार को भी कम कर दिया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचा जा सके। देखिए पहले के टाइम में मतलब अजीब टाइप का, जैसे अगर आप लोग कोई मूवी देखे होंगे जैसे कि शायद गदर में भी दिखाया गया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप के रेलगाड़ियां हैं, जैसे कोयला से चलने वाला। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हर एक चीज को सुधारा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर सड़कें कितने बन रहे हैं, अभी हर तरफ रोड ही रोड बन रहे हैं। यहाँ पर रेलगाड़ियां एकदम फास्ट वाले जो एकदम पूरा स्पीड चलेंगे, वैसे वैसे रेलगाड़ियां बनाई जा रहे हैं। जो यहाँ पर बोगियां होते हैं ना रेलगाड़ी में, उनका भार को कम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा दूर दूर जो मतलब गांव में जो खेत होते हैं, वहां से जो सामान को बाजार में कम लागत में पहुंचाया जा रहा है। ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात को समझिए, देखिए यहाँ पर आपका दूसरा बात क्या है, तो देख लीजिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर। तो जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है क्या है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। देखिए मांस ले जाना है, उतना दूर ले जाएगा तो हो सके सड़ जाएगा मांस, ठीक है। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजें भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता है। अब देखिए कोई एक देश से दूसरे देश ले जाएगा तो जाहिर सी बात है अधिक मतलब लॉन्ग टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा, तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए ना। तो मतलब जो पानी के जहाज होते हैं उसमें एक सुविधा बनाया जाता है जिससे वह खराब ना हो, सड़े गले नहीं, ठीक है सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक दल का क्या क्या काम है, देखिए तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके ही उम्मीदवार की जीत हो। तो ये कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी यही चाहता है कि भाई हम जीते, ठीक है। जैसे भी क्या होगा, जैसे आपका एग्जाम आएगा तो सब बच्चे यही सोचेंगे कि हमें फर्स्ट डिवीजन होना है, हमें अच्छा नंबर लाना है, लेकिन पढ़िएगा तब न होगा। आप अगर अच्छे काम करेंगे तो आप खुद जीत जाएंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो यही बात यहाँ पर भी हो रहा है। यह राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 4th नंबर में कि राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम को रखते हैं, इनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। ये बात हो गया। आगे देख लीजिए, आगे आपका जो अगला पॉइंट है क्या है, देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 और 6 क्या है। पॉइंट नंबर 5 है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। 6 नंबर में कि चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं और वे सरकार के बुरे कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। क्लियर हो गया सर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो देखिए सर इसका जो आंसर होने वाला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है यहाँ पर, मतलब ये क्या करेंगे, बहु माने क्या होता है, बहुत सारा, राष्ट्रीय माने देश, मतलब बहुत सारे देश में ये कंपनियां मतलब क्या करेंगे, अपना अपना मतलब कंपनी स्थापित करेंगे, वहां पर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। एक स्थापित लिखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाए। देखिए जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, अपना जो फैक्ट्री वगैरह जो भी रहेगा वैसे ही जगह पर लगाएगा जहां से मतलब क्या हो, मार्केट सामने हो, ताकि जो भी वहां से वस्तु का मतलब जो भी उन लोग उत्पादन करेंगे उस वस्तु को बाजार में आसानी से बेचा जा सके, ठीक है। और उन लोग क्या मतलब चाहेंगे कि कम दाम पर मतलब अच्छा उनको मतलब क्या मिले, श्रमिक मिले, लेबर मिल जाए, कुछ मतलब एक्सपीरियंस हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होने
से भी चलेगा, क्योंकि देखिए जो कुशल होंगे, जो अच्छे होंगे उनको अच्छे काम में लगाया जाएगा, और जो अकुशल होंगे जैसे कि वो कोई हार्ड काम करेंगे, जैसे कि मान के चलिए घर का ही कोई काम चल रहा है तो जैसे ईंट ढोने का, कुछ सामान को पीटेगा लोहा से, ठीक है, हथौड़ा से, ये सब चीज का काम वहां पर होगा। आगे देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट क्या है सर, यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, मान के चलिए जैसे कि कोई कंपनी है, कोई जगह पर वो लगा रहा है अपना फैक्ट्री, तो क्या करेगा, देखिएगा कि आमने सामने जो स्थानीय कंपनियां हैं उससे क्या करेगा, उससे दोस्ती कर लेगा, या फिर दोनों साथ में काम करेगा, या फिर इनको खरीद लेगा। जब खरीद लेगा तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपने नाम से बेचते हैं और अपने नाम का ब्रांड देती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो देखिए छोटे छोटे उत्पादकों से माल ले लेगा और अपने ब्रांड के नाम से उस चीज को बेचेगा। 5th नंबर में क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, जो उनके हितों का देखभाल करती है। जो सरकार के जो नियम कानून होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सरकार भी उनके ऊपर ध्यान रखते हैं सर, ठीक है। तो ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो देखिए, जब किसी खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह भर पाए, तो ऐसे खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिए वहां पर जैसे कि कोई खेती है, कोई खेत है, वहां से हम लोग इस प्रकार से अनाज रोपेंगे कि परिवार का पेट खाली चले, बस उससे हमको लेना देना नहीं है। तो ये जो हो गया, ये हमारा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि खेती हो गया। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से इस तरह की खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। ऐसी खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है, तो गेहूं के दिनों में गेहूं रोपा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है सर। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा मानचित्र का है। और देखिए मानचित्र का एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा जहां पर आपको मानचित्र बताया जाएगा कि आप लोगों को मानचित्र को किस प्रकार से करना है। उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, वहीं पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।